डिमोलिशन का जो वाक़या हुआ, जो हमने ज़िंदगी में पहली बार बुलडोज़र अपने मकानों के बाहर देखा, डर था कि अब क्या होगा, हमारे मकानों को तोड़ेंगे। हमारे दिल पसीज रहे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग रो रहे थे। वो मेरे दिल के अंदर है, वो तारीख वक्त में भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी खराब हुई, मेरी पढ़ाई खराब हुई, और ये इमरजेंसी का माहौल था, उसका नाजायज फायदा उठाया गया। हमने वो लम्हा देखा है कि हमने सूखी रोटियाँ भी नसीब नहीं हुई। इमरजेंसी के बारे में बात करने आए हैं, इमरजेंसी के बारे में बात कीजिए। आपने अगर आज के बारे में बात की तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आजकल आप लोगों ने डिक्टेटर शब्द का बहुत ज़्यादा आपने डिक्टेटर शब्द सुना होगा। बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल डिजिटल मीडिया के क्रिएटर हैं जो ये बताते हैं कि कैसे ये जो सरकार है वो डिक्टेटरशिप करती है, लोगों के ऊपर दमनकारी नीतियां जो है वो लागू करती है। लेकिन आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ उस जगह का नाम है तुर्कमान गेट, और ये जगह उस दौरान की सरकार, उस दौरान में जो सरकार थी उसकी साक्षी है कि कैसे वो सरकार दमनकारी नीतियों के साथ यहाँ के बेगुनाह बेकसूर लोगों के ऊपर दमन किया। और कैसे जैसे हम मच्छर को मार करके सोचते नहीं है ना कि इसको मारने के बाद क्या होगा, वैसे ही यहाँ के लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाने के बाद उस सरकार ने ये नहीं सोचा कि इसके बाद क्या होगा। आज ये जो आपको मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा कम लोग मुझे मिले, बहुत कम लोग मुझे मिले जिनसे मैं बातचीत कर पाई, क्योंकि ये बात है 1976 की, जब इमरजेंसी लागू हुआ था। इमरजेंसी की आड़ में किस तरीके से उस समय की सरकार ने निहत्थे लोगों के ऊपर बंदूक चलाई, कैसे निहत्थे लोगों के ऊपर जो है उनके घरों को बर्बाद कर दिया। उनके सबसे पहले जब मैं यहाँ के बाशिंदों से बात करती हूँ तो ये मुझे बताते हैं कि सबसे पहले बुलडोज़र इन्हीं के इलाके में चला था। अब नया चलन चल गया बुलडोज़र का, लेकिन सबसे पहले बुलडोज़र इन लोगों ने देखा था। तो आज क्योंकि कल 25 तारीख है, 25 जून है, और 25 जून 1976 को ही इमरजेंसी लागू किया गया था, आज से करीब 46 साल पहले। तो मैंने ये सोचा कि बड़ी सारी बातें होती हैं इमरजेंसी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इमरजेंसी जो है वो लागू करना पड़ा था क्योंकि उस समय की सरकार की ये ज़रूरत थी। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि उस समय की सरकार में जो कुछ हुआ मुझे आज आप लोगों को याद दिलाना चाहिए, और ये जो डिजिटल मीडिया के क्रिएटर जो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं उनको ये दिखाना चाहिए कि असली डिक्टेटरशिप क्या होता है, और कैसे जब कोई प्रोटेस्ट करने बैठते हैं समाज तो उन पे कैसे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं, वो भी उन डिजिटल मीडिया के क्रिएटर्स को देखना चाहिए। तो आइए भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, आप तो बुजुर्ग हैं, शायद आपकी नई शादी हुई थी उस समय, कितने महीने की शादी थी? 2 महीने 3 महीने पहले हुई थी, बस 3 महीने पहले आपकी शादी हुई थी, ठीक है। और आपका नाम क्या था? मोहम्मद स्वालिहीन। मोहम्मद स्वालिहीन। आपकी उम्र क्या थी उस समय क्षेत्र में? 16 साल। 16 साल। और जब भी मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने अपने मोबाइल में मुझे एक कैलेंडर दिखाया, और उस कैलेंडर के बारे में आपने मुझे कुछ बताया। क्या बताया मेरे दर्शकों को बताइए। जो 19 अप्रैल का दिन था वो हमारी जवानी में कदम रखने का माहौल था हमारा, और जब ये डिमोलिशन का जो वाक़या हुआ, जो हमने ज़िंदगी में पहली बार बुलडोज़र अपने मकानों के बाहर देखा, और उस वक़्त का जो डेट थी वो सोमवार का दिन था, मंडे का दिन, 19 अप्रैल थी। टाइम था 1 बजे का, और इन्होंने यहाँ पर पुलिस फोर्स ने घेराव करना शुरू कर दिया था। हम यहाँ मस्जिद के सामने बाहर अपने मकानों के बाहर बैठे हुए थे, इस तरह पुलिस आ रही थी, ट्रक लग रहे थे। हम बचपना था, 16 साल की उम्र थी, नादानी थी, लेकिन ये डर था कि अब क्या होगा, हमारे मकानों को तोड़ेंगे। हमारे दिल पसीज रहे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग रो रहे थे, हम घर से बेघर होने के मंजर को देख रहे थे। तो जब 1:45 पर अजान हुई इस मस्जिद के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने एक दिलदार नाम के आदमी को उन्होंने गिरबान पकड़ के गाड़ी के अंदर डाला, उसकी गिरफ्तारी की। हम बच्चे थे, हमें डंडे मार के भगाने लगे, हम नहीं भागे, हम यहीं बैठे रहे। पुलिस फोर्स आ गई, जब वहाँ पर लाठी चार्ज शुरू हो गया तो तुर्कमान गेट के ऊपर जब इधर को आने लगे तो पुलिस ने हमको भी डंडे से मार के हम बड़ों को बड़ों को सबको भगा दिया था। वो कैलेंडर इसलिए मैंने अपने महफूज कर रखा है, वो मेरे दिल के अंदर है, वो तारीख वक्त में भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी ख़राब हुई, मेरी पढ़ाई ख़राब हुई, हमारा कारोबार घर सब लुट गया, बर्बाद हो गया। हम यहाँ पर आंसू घोष के गोले छोड़े गए, हमारी आँखों में आँखें रहते हुए हम अंधे हो गए। हमारी दादी बुज़ुर्ग हमारे साथ थी, हमें उन्हें संभालना भारी हो गया, बुज़ुर्गों को, बच्चों को। हम यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के भागना चाहते थे, हमें घेर लिया गया। और कितने दिन हुआ था आप लोगों को प्रोटेस्ट पर बैठे? हमें
उस वक्त तो ये सेम डे की बात, एक घंटे की बात कीजिए, एक घंटा। सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर ही 1 बजे आने शुरू हुए थे, 1:45 बजे शुरू कर दिया था और फिर इन्होंने 1-1.5 घंटे के अंदर ही यहाँ पर इन्होंने फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग चालू कर दी थी, बंदूकें तान ली थी। हम यहाँ से अंदर पकड़ के भाग गए थे तो यहाँ पर इन्होंने फिर सारा घर बंद कर दी थी और ये इमरजेंसी का माहौल था, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, जिसकी वजह से कि हम बेजार हो गए, बंधक हो गए। हम जिस तरीके से निकल के यहाँ से मकानों को छोड़ के सब कुछ माल डाल छोड़ के भाग गए। ये लम्हा हम नहीं भूल सकते। ज़िंदगी में पहली बार बिल्डोजर वो तो रखमान गेट पे चला था। आज जो पूरे हिंदुस्तान में बिल्डोजर चल रहा है उनका दर्द हम महसूस करते हैं कि उन पे क्या गुजर रही है। वो घर से बेघर होने जा रहा है। माफ़ कर पाए उस सरकार को आप? उस सरकार को भी माफ़ नहीं कर पाए हैं और उनके न गुजरे हुए लोगों को माफ़ करा है और न मौजूदा लोगों को माफ़ करा है। क्योंकि जब किसी का घर उजड़ता है, ज़िंदगी ख़राब होती है, मुस्तकबिल बिगड़ता है तो उनके दिल से हाय निकलती है, आ निकलती है, उनके लिए दुआ नहीं निकलती। आपने आकर के हमें वो लम्हा याद दिला दिया। वो लम्हा इतना ख़तरनाक था हमारा कि शायद ही हमारे बच्चों को देखना नसीब हो, अल्लाह ना दिखाए, हमारे अपनों को, हमारे परायों को भी ना दिखाए, जो हमारा बुरा चाहते हैं अल्लाह उनको भी ना दिखाए। हमारी दुआएं सबके साथ हैं। हमने वो लम्हा देखा है कि हमने सूखी रोटियां भी नसीब नहीं हुई, वो सूखी रोटी भी हमें नसीब नहीं हुई और जो कुछ था हमारा लूट गया सब। हमें रोते बिलखते हुए गए, हमारी जान बचानी हमें भारी हो गई। अगर मैं बोलना शुरू कर दिया है, इतने बड़ी है कि अगर अंधेरा हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, आप थक जाएंगी, मैं बोलते बोलते रहूँगा। मेरे आंखों के लम्हों से वो गुजरा है मंदिर। हमारी माँ बहन बेटियाँ अपनी जान और इज्जत बचा के भागी हैं। उस वक्त पुलिस ने वो कोहराम कराया कि किसी को नहीं छोड़ा, ना जान से माल से, सब ने लूटा लुटवाया। सबने लूटा और लुटवाया। अच्छा, जो आजकल तानाशाह की आप बड़ी बात सुनते होंगे, तो क्या उस सरकार को आप तानाशाह बोलेंगे कि तानाशाही उस समय की? देखिए, वो सरकार का नाम है लेकिन वो लोग नहीं रहे। मुसलमान तानाशाही की थी उन्होंने, तानाशाही मानेंगे? तानाशाही मानेंगे, ज़बरदस्ती मानेंगे, उनकी गुंडागर्दी मानेंगे, उनकी मनमानी मानेंगे, उनके अल्फाज जितने भी उनके खिलाफ है वो उसके लिए भी पन्ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे। ये चीज़ उन लोगों को देखना चाहिए जो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि उसको हम तानाशाह मानेंगे और शायद अखबार पन्ना ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी। इनकी उम्र 16 साल थी और 16 साल का जो बच्चा होता है वो अपनी जवानी में नया नया कदम रखता है। उसको दुनियादारी का नई नई समझ होती है और नए नए लोगों से मिलने की बात होती है, शुरुआत होती है। और उस समय आपने ये मंज़र देखा। और क्या कुछ आपको इमरजेंसी के दौर की और क्या क्या कुछ बातें याद है? अब इनसे ही बात करेंगे। उस समय इनकी नई नई शादी हुई थी, इनके पास बहुत दिलचस्प किस्से हैं इमरजेंसी के दौरान की, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और क्या बातें आपको याद? उन लोगों ने हमको रामलीला ग्राउंड में भेजा कि जाओ तुम पर्ची कटवा लो। त्रिलोकपुरी की पर्ची कटी 25 गज की, 500 गज में हमारा मकान था सामने, यहाँ हमारी दुकान थी सामने, वहाँ पर पर्ची कटवा 500 गज की उन्होंने एक पर्ची काटी। हमने कहा भूखे प्यासे उनके लाइन में लग जाओ। हमारी भूख प्यास में देखा, हमारे साथ धक्का मुक्की करी, बदतमीजी बदअखलाकी करी, त्रिलोकपुरी का 25 गज का प्लॉट काट के दे दिया। हम वहाँ जा कर के हमारे पे तिरपाल सड़क पे ढाकने के लिए पैसे नहीं थे, आटा खरीदने के लिए हमारे पे पैसे नहीं थे, कोई हमारा साथ नहीं था, हमारे अपनों ने साथ छोड़ दिया था। हम सरकार से ये नहीं कहते कि तुम हमारे को रोटी दो। जब प्रजा नहीं रहेगी तो प्रचार किसके लिए करोगे? जब सीट नहीं रहेगी तो हुकूमत किस पे करोगे? जब आप खुद ही खाने मालिक बन जाओगे, सब सारे ही पीएन बन जाएंगे तो सीएम पीएम कहाँ से बनेंगे? और सारे सीएम पीएम बन जाएंगे तो पीएन कहाँ रहेगा? सारे पानी पिलाने वाले बन जाएंगे तो पीने वाले कहाँ रहेंगे? इसलिए प्रजा को अपना बना के रखो, प्रजा से मिल के चलो और प्रजा को प्रचार के लिए रखो ताकि। अच्छा, एक बात बताइए, उस समय के कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे डिजिटल मीडिया क्रिएटर हैं जिनके बड़े बड़े व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। वो कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान, उस दौरान सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लोगों का कामकाज बहुत अच्छे से हो रहा था, सरकारी दफ्तरों में बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा था। कैसा हो रहा था उस समय? देखिए, सरकार राज करने वाले बदल गए, नीतियाँ नहीं बदली हैं। सरकार वो बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी, लेकिन जो संजय गांधी ने आकर जो अपनी माँ इंदिरा गांधी के दिमाग पर जो गलत असर डालने की कोशिश करी, उसको इंदिरा जी ने नहीं माना था। लेकिन उसकी मनमानी की वजह, संजय गांधी की मनमानी की वजह से ये बिल्डोजर चला और इंदिरा जी को नुकसान उठाना पड़ा। इंदिरा जी बहुत ज़्यादा बहुमत से हारी थी और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, आम प्रजा से माफ़ी मांगी थी, मुसलमानों से माफ़ी मांगी थी। जब मुसलमानों एकजुट हो गए
और उनका साथ दिया तो बड़ी अच्छी तरीके उभर के वो 2.5 साल की जनता पार्टी की सरकार के बाद उभर के आई थी। देखिए मुसलमान जो है ना 2 बातें जानता है, एक तो सब्र, इस सब्र हर किसी की समझ में नहीं आता, उसे मालूम है कि मैं सब्र करूँगा तो मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा। और दूसरा एक होता है अल्लाह का अजाब। अगर किसी की बात में समझ आए कि अजाब अल्लाह का क्या होता है कि जो सब्र करेगा अल्लाह उसकी सुनेगा और उसके दुश्मनों पर अजाब डालेगा। मुसलमान अगर सब्र ना करे तो मुसलमान को तो कोई रोक ही नहीं सकता। आज हम सब्र का प्याला पिए बैठे और सब्र ही करेंगे। हमने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांगे, ये मुल्क हमारा, हमारे अपने परायों का है, सब हमारे देशवासी हमारे भाई हैं, हम इंसानियत के दोस्त हैं, हिंदुओं के दोस्त हैं, हर जात पात के हम दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अपने भाई हैं, लेकिन हम मुल्क के दुश्मनों का ना साथ देंगे, ना दिया है, ना देंगे। सही बात है, हमारा था और हमारा रहेगा। बिल्कुल रहेगा चाचा। फिर मुझे एक बात बताइए, अब की कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? अब कांग्रेस राहुल गांधी के हाथ, अब की कांग्रेस की है कि राहुल गांधी जो है एक हम उम्र नौजवान बच्चा है, वो उभर कर आया है, उसकी सपोर्ट जायज़ हो रही है। और ये राहुल गांधी को अपनी दादी का किए का माफ़ी मांगनी चाहिए, इमरजेंसी के दौरान की माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए उसका जो मांगनी चाहिए चाचा। भाई इससे इंदिरा गांधी से राहुल गांधी को इस मामला क्या ताल्लुक है? आप इसको इससे क्यों जोड़ रही हैं इस मामले को? देखो क्यों जोड़ रही हैं इससे इस बात को? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज भी वो अपनी दादी की बात करते हैं चुनाव में। प्रियंका गांधी के बारे में आपने सुना? नहीं सुनिए तो सही चाचा, मैं आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ। मैं इस चीज़ को समझना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप लोगों के ऊपर 76 के टाइम पे इतना बड़ा जो है आता था, आप लोगों के ऊपर हुआ, तो मैं आप लोगों से ही समझना चाहती हूँ। जैसे आज के इलेक्शन में बात होती है कि प्रियंका गांधी की नाक जो है वो इंदिरा गांधी जैसी मिलती है, प्रियंका गांधी जी की जो बोलचाल है वो इंदिरा गांधी, हाँ ये बेकार की बात को नहीं मानते। अच्छा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें हैं और उसको गलत तरीके से मोटिवेट करने वाली बातें हैं। ये सब चीज़ें तो गलत हैं, ये इसको हम मानते नहीं हैं। मैं कई टीवी डिबेट में बैठा हूँ और इस तरह की बातें बहुत सारी आती हैं। नहीं मेरी पूरी सवाल तो पूछे, जब चुनाव में फ़ायदा लेना होता है तब तो इंदिरा गांधी जी की इस बात का लोग बड़ा मतलब गांधी परिवार जो है वो इस बात का बड़ा फ़ायदा उठाता कि क्योंकि इंदिरा गांधी जी का एक ऑरा था जो वो समाज के बीच में उतरती थी और उस हिसाब से लोग उनको वोट किया करते थे। लेकिन इमरजेंसी जैसे काले कानून जब उन्होंने अपनी सरकार के समय पर किया तो क्या उनके परिवार को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? मैं आप लोगों के लिए किस चीज़ के लिए किससे माफ़ी मंगवाएंगे आप? किस चीज़ के लिए? इस मुल्क में कानून से खिलवाड़ हो रही है, किस चीज़ के लिए माफ़ी मंगवाएंगे आप? किस चीज़ के लिए करेंगे? ज़रा बताइए, कानून नाम की क्या चीज़ रह गई है? कानून कहाँ है? आप कानून के हाथ में खिलवाड़ शुरू कर दी। 2 चीज़ें हैं देश को चलाने वाली, एक शासन एक प्रशासन। शासन में जो लोग आके बैठते हैं प्रशासन को तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हो, आज भाजपा की सरकार बैठी है, क्या कर रही है? कानून का पालन कर रही है। इस बारे में तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, भाजपा और कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रही, मैं बस इमरजेंसी की आप लोगों से बात कर रही हूँ। बात है इमरजेंसी में जिस तरह से प्रशासनिक तौर पर लोगों के साथ विश्वासघात किया गया, प्रशासन को पूरा ध्वस्त कर दिया गया, उसको अपने हाथ में लेकर के। देखिए 20 राजनेता जेल गए, इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी में सब चीज़ें हुई और उसी इमरजेंसी में ही उसके इमरजेंसी के बाद में ही वही इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी में जुल्म कर रही, जिसको कहते जुल्म कर रही थी, वही दोबारा जीत कर आती है। कौन था उसके पीछे? जिसने जुल्म किया था 2 साल में लोग भूल गए थे क्या उस जुल्म को? दोबारा इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं। क्यों, कैसे बन गई? आप जैसे भावुक लोग उनको सपोर्ट करते हैं इस वजह से। हम भावुक नहीं है कहीं से भी, हमने कहीं अगर भावुक होते तो हम ये काम नहीं करते, हम फिर इंदिरा गांधी को दोबारा वोट देते। आप लोगों ने दोबारा इंदिरा गांधी को वोट भी दिया? भाई कैसे जीत गई वो? भाई कैसे जीत गई वो? उन्होंने माफी मांगी। हाँ उन्होंने इंदिरा जी ने माफ़ी मांगी हमारे बड़ों से आकर, और फिर जब उन्होंने मोदी सरकार जो काम कर रही है, जब इंदिरा जी ने माफ़ी मांगी उस समय, मुसलमान एक नरम दिल है, मुसलमान ने माफ़ करना सीखा है, लेकिन मुसलमान पर जुल्म करना लोग नहीं छोड़ रहे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मुसलमान नरम दिल है, मुसलमानों को जो जैसे चाहे वो वैसे बरगला लेता है। अभी मैं आपके इलाके में, आप ही मुझे घुमा रहे थे, आप ही मुझे अपने इलाके में घुमा रहे थे। मैं वो फुटेज बीच बीच में चाहूँगी कि जो भी एडिट इस वीडियो को करेगा वो बीच बीच में फ़ोटोज़ को जो है वो क्लिप को डाले। आप ही अपने इलाके में मुझे घुमा रहे थे ना भाई साहब। मुझे एक बात बताइए, आपका इलाका के, मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी डस्टबिन के अंदर मैं घूम रही हूँ, इस तरीके से मुझे लग रहा था। और ऐसी हालत, यहाँ पे तो बीजेपी नहीं है, बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट 10 साल से यहाँ पर मौजूद है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार, एमएलए, मेयर, अब तो भी
इससे पहले कांग्रेस थी यहाँ पे सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जो मेंबर पार्लियामेंट उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? सिर्फ पार्लियामेंट तक। आप अभी मुझसे बात कर रहे थे, मैं आप लोगों से आपसे झगड़ा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आप ही के मुद्दे की बात कर रही हूँ। अभी ये मुझे ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, ये मुझे एमएलए की बात कर रहे थे कि एमएलए के अकाउंट के अंदर फंड जाता है और वो लोगों को रिलीज नहीं करता। क्या आपने मुझसे ये बात नहीं कही? वही कही कि नहीं कही, ये बताइए। एक फंड बीजेपी के फंड में भी जाता है, बीजेपी में वो जाता होगा, वो भी गलत है। बीजेपी वाले तो गलत हैं ही, बताइए 10 साल गलत है बीजेपी वाले। इस इलाके में जो डस्टबिन दिखाई दे रहा है, 10 साल तक यहाँ पर बीजेपी का पार्लियामेंट मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर रहा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर 10 साल तक। क्या किया उसने? कभी 10 साल में एक दिन आके इलाके में झांका नहीं, वो कई इलाके में सर्वे नहीं किया उसने। एमएलए एमएलए आते हैं, कितना काम करते हैं, कितना काम? जितने भी काम करते हैं वो करते हैं, जितना काम भी वो करते हैं। एमएलए हो, काउंसलर हो, इसी वजह से प्रशासन में आप भी, ये भी पीछे कैमरा घुमाइए, किसी पार्टी को चाहे ये लोग हों। अभी तो मैं इलाके के अंदर गई नहीं, आप लोगों को इलाके के अंदर में, इलाके के बाहर वीडियो बना रही हूँ। शायद इस मानसिकता की वजह से ही जो है वो इनका समाज आज भी इस हालत में है। मैं इनके सामने इस बात को बोलूँ क्योंकि मुझे बात बोलने में कोई गुरेज नहीं, ना मुझे डर लगता है और मैं खुले तरीके से बात करती हूँ। क्योंकि ये कोई भी मुद्दा हो तो बीजेपी को आप लोग बुरा भला बोलिए, लेकिन आप लोग निष्पक्ष होकर, जनता हैं आप लोग, निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। ये कोई पार्टी वार्टी से हैं क्या? क्या बीजेपी की बात कर दी आपने? ये क्या बात करें? हम किसी पार्टी में नहीं हैं, हम किसी पार्टी में नहीं हूँ मैं। और मैं बता दूँ आपको, मैं जो आप कर रही हैं मैं उसको समझ भी रहा हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सुनिए, जो आप कुछ कह रहे हैं ना, कर रही हूँ कहने के पीछे जो कुछ बात कर रहे हैं, आप इमरजेंसी से उठाकर मामले को यहाँ पर ले आए। आप लोग इस पर आज की स्थिति पर लेके आ गए आप, समझे? वहाँ से एमरजेंसी उठा के आपने सर्वे करना है इमरजेंसी। आपने मुझे कहा वो इमरजेंसी की बात मैं कर रही थी, मैंने माफी मांगने की बात की, मैं लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं कर रही थी। इमरजेंसी के बारे में बात करने आई है, इमरजेंसी के बारे में बात कीजिए। आपने अगर आज के बारे में बात की तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। फिर मौजूदा परिस्थितियों में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ है, वो सब चीज़ के ऊपर गाज गिरेगी, फिर सबके बात की जाएगी, फिर उसके ऊपर सबके ऊपर बात करनी भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे उसे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, फिर उससे पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ का जो मोहल्ला है, मैंने इलाका जब देखा तो सच में इतनी दयनीय है। आप इसी इलाके में रहते हैं ना, कैसा इलाका है आपका? दिल पर हाथ रख के बताइए कैसा इलाका है? देखिए, जहाँ पर जन्म स्थान होता है ना आदमी, तो दिल के करीब होता है, बहुत अच्छा होता है, बुरा नहीं कह सकता, लेकिन हालत कैसी? हालत ये कि जो राजनीति माहौल है, जो कार्य माहौल है, उसके हिसाब से जैसे भी हमें आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ चुकी है, आदत आपने दूसरी बात, पानी हमारा हमें वक्त से मिल रहा है, सफाई हमारी वक्त से हो रही है, जो हमारी जायज़ डिमांड होती है रिहाइश के मुताबिक किसी भी तो हमें वो वक्त से मिलती है। और रही गंदगी सफाई की बात, भाई कूड़ा खाएंगे पियेंगे तो कूड़ा तो होगा, कूड़ा को तो उठेगा भी। आपने एक्सेप्ट कर लिया इस बात? किसे? गंदगी हमारी इतनी गंदगी कहाँ है? गंदगी कहाँ है? ये तो पार्क देखिए ना, ये बच्चे नहीं मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी। मैंने पूरा समय जब मैं उस इलाके में घूम रही थी, मैंने ऐसे करके अपने नाक के ऊपर मैंने दुपट्टा रख रखा था। वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह पूरे इलाके में उसकी वजह बताता हूँ। और ऐसे तार लटक रहे, इतनी गंदी हालत है आपके इलाके की। आपकी नाक पे रुमाल रखने की वजह, आपके नाक पे रुमाल रखने की मैं वजह बताता हूँ। जहाँ जिस माहौल में आप रहती होंगी वहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, इसलिए आप इससे परहेज कर रहे हैं। और जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ चारों तरफ के लोग आते हैं, यहाँ लोग गुजरते भी हैं। इस कॉलोनी के बताऊँ कितने रास्ते हैं। गवर्नमेंट ने जब ये कॉलोनी बनाई, कुछ लोगों को बताया 11 रास्ते हैं इसके, किसको रोकें, किसकी गाड़ी रोकें, किसका रक्षा रोकें, किसको जाने रोकें। 4 पहिया तो अंदर जा भी नहीं सकता। चाचा कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी पार्किंग में खड़ी करके आई हूँ, अभी मैं फोटो क्लिप लगा दूंगी। आप मुझे घुमा रहे थे, आप क्या बोल रहे थे ये बताइए, क्या इलाके के बारे में? मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, ये प्रशासनिक जो मामला है हमारे यहाँ, जो प्रशासन का मामला, यही नहीं पूरी पुरानी दिल्ली आप घूमेंगे। मैं आप चले मेरे साथ, आप यहाँ मेरे इलाके में घूमिए, मैं आपको पूरी पुरानी दिल्ली घुमाता हूँ। प्रशासन की तरफ से इग्नोर किया गया है पूरे इलाके को, समझे? पूरे क्षेत्र को, पुरानी दिल्ली को इग्नोर किया गया है। पोल्यूशन प्रशासन की तरफ से तमाम चीज़ों को इग्नोर करके पूरा बर्बाद किया गया है। और पूरा कहीं भी कहीं ना डेवलपमेंट की कोई बात है, ना ग्रीनरी की कोई बात है, ना हॉर्टिकल्चर की कोई बात है। अभी मैं आपके पार्क में गई थी तो मैंने क्या बोला था पार्क में घुसते ही? ये क्या है, क्या बोला था? प्रशासन की मैंने क्या बोला था? मैंने आपने ये बोला था कि ये चीज़ें, ये पार्क जो है, मैंने आज तक डीडी ने, मैंने बोला था ये कूड़ा फेंकने वाला जगह है या फिर पार्क है? आपने कहा था बच्चों की खेलने की जगह है, तो मैं अंतर नहीं कर पा रही थी। ऐसी परिस्थिति है इस पार्क की। अगर आप लोग इस तरीके से वोट करेंगे, इस चीज़ को सोच के,
आपने अभी कहा कि हमने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को भी जिताया, तो शायद हमेशा हर पार्टी आपको इस तरीके से ही फायदा उठाएगी। हम भावुक हैं, इसलिए अब बताया हमने आपको कि सवाल भावुक होने का नहीं है। 2.5 साल तक यहाँ पर जनता पार्टी में सिकंदर बख्त मिनिस्टर बनकर आए थे, डेवलपमेंट मिनिस्टर, उस आदमी की वजह से ये फ्लैट मिले, जनता पार्टी की वजह से। जनता पार्टी की वजह से फ्लैट मिले हमको। हमें वहाँ से वापस लाके रंजीत नगर से, त्रिलोकपुर से, नंद नगरी से, शादरे से, वहाँ से लाके हमको दोबारा यहाँ पे फ्लैट दिए गए। और उससे पहले उन लोगों को ट्रांजिट तौर पर मातुंजी रोड पर शीश महल में फ्लैट अलाट किया गया, जिनको प्लॉट मिले थे। और जब आप लोगों को यहाँ से हटाया गया इमरजेंसी के दौरान, गोलियां मार के जब आप लोगों को हटाया गया, तो किस कंडीशन में आप लोग थे उस इलाकों में, त्रिलोकपुरी? और बहुत बुरी हालत थी वहाँ, तो कुछ जगह नहीं थी, जंगल था वो, तो जंगल में थे। मेरे शादी का सारा सामान जल गया था त्रिलोकपुरी में, 27 ब्लॉक में जाके डाला गया था हमको। हमने वहाँ पे देखा, हमने सब चीज़ें। ये उस दौर की बात है कि प्रशासन को, उस वक्त भी प्रशासन को इस्तेमाल किया गया था। आज प्रशासन और शासन दोनों चीज़ें। अब पहले तो ये होता है कि शासन इसलिए होता था कि प्रशासन से काम ले, अब शासन प्रशासन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, जो बच्चे मरे, जो मतलब आपने मुझे बताया कि 19 लोग शायद मरे थे ओपन फायरिंग में, तो जो बच्चे मरे उनको कोई मुआवजा, उनको कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। कोई मुकदमा तक इशू नहीं हुआ था, कोई मुकदमा तक नहीं चला था किसी बात का भी। हाँ, सिर्फ एक बात हुई थी कि शाह कमीशन कायम किया गया था उस चीज़ के लिए। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसमें जो है वो शाह कमीशन जो है वो बिठाई गई थी। हमारी गवाहियाँ हुई वहाँ पर, हमने वहाँ पर गवाहियाँ भी दी, हमने बयान भी दिए जाके वहाँ पर, हम खुद वहाँ मौजूद हुए, हम उसमें पेश हुए जाके, और उसमें कहा भी, वहाँ पर कहा गया, लेकिन उसके बाद में एक्शन कोई नहीं लिया गया था किसी के खिलाफ भी, समझे, किसी के खिलाफ कहीं भी। और ये मैं आपको बता दूँ कि राजनीति को आज ख़ासतौर से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब कुछ समझ रही है, सब कुछ सामने है, मौजूद है। आप लोग कब तक नासमझ बन के रहेंगे? मैं तो यही इस वीडियो का समापन, मैं इस हाँ, जब तक हमको नासमझ बना के रखा जाएगा, जब तक नासमझ बना के रखा जाएगा। बाबरी मस्जिद का मुकदमा, मजिस्ट्रेट कह रहा है, कोर्ट कह रही है कि मस्जिद तोड़ के, कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, कोई मंदिर का सबूत नहीं मिलता है, लेकिन चूँकि ये आस्था का सवाल है, इसलिए जगह इनको दे दी जाए। कौन सा कानून है ये? और हमने बर्दाश्त किया, हमने सहा, कोर्ट का फैसला है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो हमने सहा। ये क्या है? ये 80 करोड़ लोगों की आस्था की बात है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म वहाँ पर हुआ था, उनको वो चाहिए थी, इस वजह से उनको वो मिली। और बदले में, और फिर बदले में ये भी तो आप, कानून कहाँ गया? मुकदमा क्यों गया था कोर्ट के अंदर? जबरदस्ती छीन लेता। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला किया है ना, क्या फैसला? ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब जाकर के इतने सालों के बाद जो है वो मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये मंदिर। मैं यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के बहस करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मैं आपसे, मैं भाई साहब, मैं बहस ही नहीं कर सकती। अगर दिमाग के अंदर कुछ फितूर भरा हो तो मैं उस फितूर को निकाल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, फितूर उनके दिलों में, हमारे जो फितूर नहीं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं तमाशा ही, हम तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट, अगर कोर्ट में फैसले आस्था की बुनियाद पर होंगे तो कानून की क्या जरूरत है? फिर सब खत्म करो ना, आस्था की बुनियाद पर फैसले करो सारे, जो चीज़ मर्जी छीन लो, हमारी आस्था ये हमें दो, ये हमें दो, हमें दो। आस्था के बुनियाद पे और मजहब के नाम पे ही आप लोगों के लिए एक नया कानून चलता है, अलग कानून चलता है। हम हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है, हम लोगों सब एक ही कानून में, आप लोगों के लिए अलग कानून है। चलिए, कोर्ट में मुकदमा लेके मत जाओ, हमारी आस्था, हमने मारना था इसको, हमने सपने में देखा था इसको मारना है। हमारी आस्था, हमारे भगवान राम ख्वाब में आए, हमारा खुदा हमारे ख्वाब में आया, हमारे नबी ख्वाब में आया, हमने मार दिया। लेके मत जाओ, आस्था है हमारी, मार दिया हमने। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई? आपने बाबरी मस्जिद की बात आपने छेड़ी, राम मंदिर के लिए तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर बना है, ठीक है। 80 करोड़ लोगों की आस्था की बात है और बनना चाहिए। लड़ाई बड़ाई मत कीजिए चाचा मेरे साथ, ठीक है। मैं तो नॉर्मल बात करें आप लोगों से, मैं आप लोगों का दुख जानने आई, लेकिन आप लोग तो यहाँ दुख अपना भुला करके, लेकिन चलो जी, हमारे लिए दो मीठे बोल देती है कांग्रेस, तो इसलिए हम उसको ही वोट करते हैं। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। बाकी मैं आपको एक्सप्लेनर वीडियो जो है वो इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊँगी, जिसके अंदर मैं बताऊँगी कि असली डिक्टेटर कौन है। इसी के साथ धन्यवाद।